हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लखनऊ पैक्ट 1916। हमने अभी तक बात की थी वर्ल्ड वॉर 1 और नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की, और हमने साथ में ये भी बात की थी कि होम रूल मूवमेंट कैसे आया, कैसे इमर्ज हुआ और एक तरीके से कैसे कैसे डाइल्यूट हुआ। अब इसी बीच में हमने बात की थी 1914, 15 और 16 3 सालों की, जिसमें हमने कहा था कि एडी बेसिड और लोकमान्य तिलक इकट्ठे होकर होम रूल की स्थापना करना चाहते थे। और इसके लिए वो क्या चाहते थे कि आईएनसी फ्रंट पे में आकर उन्हें एक तरीके से अग्री करे उनकी इस नई मूवमेंट या एसोसिएशन को। तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि 1915 में उन दोनों के एफर्ट्स की वजह से जो हमारे मॉडरेट्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट को वापस आईएनसी में लेने के लिए तैयार हो गए थे। और ये अनाउंसमेंट 1915 में आईएनसी के जो 1915 का सेशन था उसमें ये डिसीजन लिया गया था। अब लखनऊ पैक्ट आता है 1916, जिसमें दो मेन बातें होंगी। एक, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग और आईएनसी भी इकट्ठे एक फ्रंट पर, एक साइड पर आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक मेन पॉइंट ये है कि ये सेशन लखनऊ में हुआ था। दूसरा, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो हैं अंबिका चरण मजूमदार। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो द फर्स्ट केस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनिफाइड अगेन। क्यों एक्सट्रीमिस्ट एडमिट हो गए वापस आईएनसी में? इसका रीज़न है कि अब इन लोगों को लगा कि पुरानी बातों में अब कुछ भी दम नहीं रह गया है। तो पुरानी बातें जो है वो एक तरीके से मीनिंगलेस हो गई हैं एंड देयर इज़ नो पॉइंट bashing the old utensils now. Then next point, सूरत स्प्लिट 1907 के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला था। जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे आईएनसी से रिलेटेड, वो पॉलिटिकली काफ़ी इनएक्टिव रहे थे, चाहे वो मॉडरेट्स हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो। तीसरा रीज़न ये था कि तिलक जो है वो अपनी जो एक्सट्रीमिज़म की जो आइडियोलॉजी है उसे गिव अप करने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि वो 1908 से लेकर 1914 तक जेल में रहकर आए। तो अब जब ये होम रूल मूवमेंट लाना चाहते हैं एनी बेसेंट के साथ, तो इन्होंने ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस की थी दैट ही इज़ रेडी टू give up his extremist ideology and now he is going to be a very he's going to fight like moderates, जैसे वो एक नॉन वायलेंट पाथ पर चलते हैं और प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट वाली आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं। और लास्टली हमारे जो पुराने जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के जो मॉडरेट्स थे, गोखले और फिरोज शाह मेहता, दोनों ही मर चुके थे। तो अब एक्सट्रीमिस्ट की वापस एंट्री को रोकने के लिए मॉडरेट्स के बीच में एज सच कोई बचा भी नहीं था। तीसरा जो हमारा सेकंड मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंस है लखनऊ पैक्ट की, वो है आईएनसी और लखनऊ मुस्लिम लीग का साथ में आ जाना। अब ये दोनों ही पार्टीज़ जो थी वो अब कॉमन डिमांड्स बनाने वाली थी। ठीक है, और ये रीज़न क्यों था? क्योंकि अब मुस्लिम लीग में नए मुस्लिम नेशनलिस्ट आ गए थे जो कि रेडिकल अप्रोच के थे और उस समय के ज़माने के थे। ठीक है, इसका अब ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, ये अब फाइनली इनके जो नेशनलिस्ट है या यूथ है, ये क्यों अब आईएनसी के साथ मिलकर काम करना चाहता है? क्योंकि अब ये फाइनली ब्रिटिश के एंटी हो गया है। हमने सर सैयद अहमद ख़ान का केस पढ़ा है कि जब लॉर्ड डफरिन के टाइम पर आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, तो हमने बात की थी कि कैसे लॉर्ड डफरिन ओपनली सामने आकर तो आईएनसी को के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि आईएनसी ऑफिशियली बनाई गई थी, वो गवर्नमेंट के एंटी नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, वो उन्होंने कम्युनल आइडियोलॉजी भड़काने की कोशिश की थी, जिसमें एक मेन नाम जो था वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, और बंगाल पार्टीशन भी हुआ, उसमें भी ब्रिटिश ने बंगालीज़ को, मुस्लिम्स को कहा कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। तो उस समय तक ब्रिटिश जो था वो कभी भी मुसलमानों को उनके अगेंस्ट या बुरा नहीं लगा। अब तक मुसलमानों के लिए ब्रिटिश जो थे उनके अपने ही थे, जो कि मुस्लिम्स का बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्या हो गया था? अब ये बात थी कि दो मेन वॉर्स में, एक बोर वॉर्स और एक इटली के अगेंस्ट 1911 में हुई वॉर में ब्रिटिश की हेल्प मांगी गई टर्की के खलीफा के द्वारा।
खलीफा कौन है? स्पिरिचुअल लीडर है, गॉड है दुनिया के मुसलमानों का, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ब्रिटिश ने वॉर में हेल्प करने से कर दिया है मना। तो इसकी वजह से मुस्लिम्स को स्ट्राइक हुआ कि अगर ये हमारा इतना भला चाहते हैं देन वाई आर दे नॉट हेल्पिंग अस। ठीक है, इन्हीं की वजह से टर्की के खलीफा को अपनी जो लीडरशिप थी, अपनी जो रीन थी या रूल था, उसे छोड़ना पड़ा और टर्की भी कॉलोनी के रूप में अब सामने आने वाला था। दूसरा, 1911 में हुए बंगाल पार्टीशन का जो डिसीजन था उसका एनलमेंट हो गया था। तो अब मुसलमानों को जो एक प्रायोरिटी में दिखाया जा रहा था, ब्रिटिशों ने बार बार बोल रहा था कि जो पार्टीशन है ये डक्का में तुम्हें रखा जाएगा, वहाँ पे मुसलमानों की डोमिनेंस होगी। उस डिसीजन का जब एनलमेंट हो गया तो उनके साथ उन्हें लगा कि हमारा तो एक तरीके से एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है उनके साथ। ठीक है, उसके बाद हमने 1905 में कैलकटा के बारे में जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश है वो अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बनाने वाला था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के या इंस्टीट्यूशंस के, जो यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएट कर रही है, वो एक तरीके से रेडिकल यूथ पैदा कर रही है जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एंटी हैं। तो इसी के चलते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के लिए मना कर दिया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट या स्कूल उस टाइम पर चल रहा था, तो मुस्लिम चाहते थे कि उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले और वो स्कूल्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएट कर सके, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। अब फाइनली इनका एक सेशन था मुस्लिम लीग का 1912 का कैलकटा सेशन। उसमें INC की तरह ही इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, सेल्फ रूल एंड वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया। अब सवाल ये है कि सेल्फ रूल INC ने कब सेल्फ रूल का रेजोल्यूशन पास किया? 1906 में, स्वराज मूवमेंट के टाइम पे, जब कि जो प्रेसिडेंट थे 1906 में वो कौन थे? दादा भाई नायरोजी। अब जो हमारे जो यंग मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम लीग में इस समय डोमिनेट कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे। और यहाँ पर जैसे इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि लिटरेचर को बैन किया जा रहा है, प्रेस में और स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है, उस समय तक मुस्लिम्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब मुसलमानों ने भी अपने लिटरेचर और पब्लिकेशंस के थ्रू ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया तो उनके भी न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से 2 मेन पॉइंट्स है। एक है अल हिलाल जो कि उर्दू का पेपर है बाय मौलाना आज़ाद, और दूसरा है मोहम्मद अली जौहर जिनका न्यूज़पेपर है इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि कॉमरेड का जो लेखक है वो है जौहर, नॉट जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एंड मोहम्मद अली जौहर, 2 डिफरेंट नेम्स। हो सकता है कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए तो दोनों ही ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए प्लीज़ कीप इन माइंड जौहर। ठीक है, दोनों न्यूज़पेपर्स बैन हो गए थे। अब क्योंकि हम पब्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो मैं सर सईद अहमद ख़ान के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के ऊपर एक किताब लिखी थी, इसका नाम था असबाबे बगावत हिंद, द कॉजेस ऑफ इंडियन म्यूटनी, विच वॉज रिटन इन 1859। ठीक है, इन्होंने बाइबल के ऊपर कमेंट्री भी की और ऐसा करने वाले ये पहले मुसलमान बने हिंदुस्तान के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बहुत क्लोज है या क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी से या बिलीफ से लिंक रखता है या एक डिग्री ऑफ क्लोजनेस रखता है, वो सिर्फ मुसलमान रखते हैं, मोहम्मडन्स रखते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ इन्होंने ये भी कही थी कि उर्दू एक्चुअली हुआ ये था कि वेस्टर्न सोसाइटी की कुछ ट्रांसलेशंस करने थे। व्हेन सर सईद अहमद ख़ान वाज आस्क्ड टू डू सो, तो उन्होंने वो ट्रांसलेशन सिर्फ उर्दू में किए। ठीक है, लेकिन उर्दू जो थी वो उस समय माइनॉरिटी की लैंग्वेज थी, पूरे देश की, हिंदुस्तान की लैंग्वेज नहीं थी। तो उस समय जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये लाइन कही कि उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ जेंट्री एंड हिंदू दैट ऑफ वल्गर। अगर क्वेश्चन आता है मेंस में राइज ऑफ कम्युनलिज्म का, तो वहाँ पर आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम राइज ऑफ कम्युनलिज्म के ऊपर कुछ लिखेंगे तो हम हमेशा ही स्टार्टिंग सर सईद अहमद ख़ान के
आइडियोलॉजी से, कैसे वो एक हिंदुस्तानी थे, देश के लिए लड़ रहे थे, और कैसे कैसे सडनली उनकी आइडियोलॉजी आईएनसी की फॉर्मेशन के बाद कम्युनल होती गई। तो वहाँ पर आप उस चीज़ को दिखा सकते हो और इस लाइन को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये एजुकेशन कमीशन आया था 1882 में, ये उसके भी मेंबर बने थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये एजुकेशन कमीशन इट वाज फाउंडेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट इट। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के लिए उन्होंने रजामंदी दे दी थी कि ठीक है, जो आईएनसी कह रहा है हम भी अपनी राय देंगे और एक कॉमन एजेंडा लेकर ब्रिटिश के पास रिफॉर्म्स के लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया, अब आईएनसी ने भी पुरानी बातें भुलाना शुरू कर दी। 1909 में जो रिफॉर्म्स मिले थे, रिफॉर्म्स में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिला था, आईएनसी ने उसे कहा कि ठीक है, अब हमें इनसे इतराज़ नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। मुस्लिम्स को फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ सीट्स मिले थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर प्रोविंशियल हो। ठीक है, अब इन लोगों की जॉइंट डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस एट एन अर्ली डेट, कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, सेकेंडली जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हों चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हो, उनमें फर्दर एक्सपेंशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो उसमें मेजॉरिटी है वो इलेक्टेड मेंबर्स की होनी चाहिए और उन्हें और पावर्स मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक्सपेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, फिर इलेक्टेड मेजॉरिटी, की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी रहे, एंड देन लास्टली मोर पावर्स टू बी गिवन टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और इनकी क्या शर्तें थी? इनकी डिमांड्स में ये भी मेंशन था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है सॉरी, उसकी जो टर्म है वो 5 इयर्स होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर 5 इयर्स होनी चाहिए तो टर्म कितनी थी? टर्म थी 3 साल। ठीक है, उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ये पोस्ट कब बनी थी? 1858 के एक्ट में। ठीक है, इसकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से पे होनी चाहिए, ना कि इंडियन मनी से। ठीक है, एंड देन लास्टली हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोविंशियल गवर्नर काउंसिल्स शुड बी इंडियंस। आज के समय में जैसे हम बात करते हैं या फिर हम न्यूज़ में सुनते हैं कैबिनेट, वैसे ही हमने पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर्स की प्रोविंशियल लेवल पर और गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की सेंट्रल लेवल पर। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये भी डिमांड्स थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो हाफ जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उन्हें वोट देकर वहाँ का मेंबर बनाए। ठीक है, एंड दे शुड बी इंडियंस। ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड एंड शुड बी इंडियंस। ऑल राइट, अब यहाँ पर इसी बीच में एक अनाउंसमेंट आती है सीधा लंदन से। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? इंग्लैंड का या ब्रिटिश का लोकसभा उस समय का। ठीक है, तो वहाँ पर एडविन सैमुअल्स मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया ऑन 20 अगस्त 1917, जिसे कहा जाता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ये स्टेटमेंट क्या थी? मैंने यहाँ लिखी है, द गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग पॉइंट टू बी नोटेड इंस्टीट्यूशंस विद अ व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब इसके मेन हाइलाइट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले बात हुई कि हम भारत को सेल्फ रूल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जब भारतीय लोग कहेंगे कि सेल्फ रूल चाहिए या सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो उसे हम सरकार के या इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, उसे हम सिडेशियस नहीं कहेंगे। ठीक है, सिडेशियस क्या होता है? एंटी नेशनलिस्ट या फिर एंटी इम्पीरियलिस्ट कह सकते हो आप।
क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को अब हम अपनी सरकार की पॉलिसी में देने वाले हैं, ठीक है। अपनी अगली पॉलिसी में हम जो रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, जो कि हम 1909 के रिफॉर्म्स में नहीं लाए थे, वो हमारी पॉलिसी होगी। और अब जो है उसे सिडेशियस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सरकार एक पॉलिसी बना के सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस को देने वाली है, ठीक है। दूसरा, जो रूलर्स हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट ओनली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। जो भी चुने जाते हैं, जो भी हेड चुने जाएंगे, चाहे वो गवर्नर्स हों या गवर्नर जनरल हो, जो भी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्पॉन्सिबल होगा, उन्हें उसे आंसर करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। और अब एक सवाल ये था, अब सोचने की ये बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज चाहे सेंट्रल लेवल पर हो या प्रोविंशियल लेवल पर हो, बात ये हो रही है कि वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजॉरिटी हो, उनकी एक्सपेंशन हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन फ़ायदे में है? इंडियंस। और उन्हें वो ये भी मांग रहे हैं कि पावर्स और देनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल और गवर्नर एट प्रोविंशियल लेवल, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें भी ज़्यादा इंडियंस होने चाहिए, एटलीस्ट हाफ इंडियंस, तो हाफ ऑफ देम शुड बी इंडियंस, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ये सोचा होगा कि यार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आधे लोग इंडियंस होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ज़्यादा इलेक्टेड लोग होंगे और इंडियंस होंगे, तो ये तो अपनी बात मनवा लेंगे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर चाल चली और 1919 के रिफॉर्म्स में लेकर आए डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। 1919 के रिफॉर्म्स हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। डायरकी क्या थी? डायरकी लिस्ट थी, इट वाज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास लिस्ट है। एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और भी है जिसका नाम है रेजिड्यूरी, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट कौन हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के टॉपिक जो हैं उनके ऊपर पॉलिसीज़ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कौन पॉलिसीज़ बनाता है? सेंट्रल और स्टेट दोनों। तो वही चीज़ यहाँ पर 1919 के रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस की जाएगी, डायरकी, जिसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी रिजर्व्ड और दूसरी बनाई जाएगी ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड लिस्ट है उसके ऊपर कंट्रोल होगा गवर्नर का या फिर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और जो हमारे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वो दे दिए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या असेंबली के लोगों को, ठीक है। अब आप बात समझ रहे हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर जब उसने देखा कि अच्छा हर जगह ये अपना बोलबाला कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अपने पास ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आया दैट नो टाइम, ऑब्जेक्शन आया आईएनसी का, आईएनसी ने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने, एसओएस ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये अनाउंस तो कर दिया, लेकिन यार इसने तो टाइम फ्रेम तो बताया ही नहीं कि ये कब देगा सेल्फ रूल, इसने तो बताया नहीं कि रिफॉर्म्स आने कब वाले हैं, और इन्होंने ये बताया कि जो ये रिफॉर्म्स हैं ये किस नेचर के होंगे, सेल्फ रूल क्या होगा, किस टाइप का सेल्फ रूल होगा। वैसा सेल्फ रूल होगा कि जैसे फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश हैंडल कर रहा था कई जगह कॉलोनीज़ में, और लोकल जो एक आम जनता के लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लीडर्स खुद हैंडल करेंगे, और ब्रिटिश एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स हैंडल करेगा, या ब्रिटिश डिफेंस देखेगा, या डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, या फिर जैसे ब्रिटिश ने 18th सेंचुरी में बंगाल के साथ पॉलिसी खेली थी, एक दीवानी राइट्स खुद ले लिया था और निज़ामत राजा को दी थी, कहीं वो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आईएनसी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा लिया था कि यार नेचर क्या होगा इन रिफॉर्म्स का, ये टाइमिंग कब होगी, वाई शुड ब्रिटिश हैज़ टू डिसाइड फॉर अस, ब्रिटिश कौन है हमारे लिए कुछ भी डिसाइड करने वाला, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। ये थे आईएनसी के ऑब्जेक्शंस। अब जब मुस्लिम लीग और आईएनसी के जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स आए, तो वहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी उठे जो कि क्रिटिकल थे, क्रिटिसाइज़ किए गए। क्या कमेंट्स थे वहाँ पे? सबसे पहले ये बात हुई कि अगर इलेक्टेड
मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स पर, अगर वहाँ पर एक्सपेंशन होगी और इलेक्टेड मेंबर्स की या हिंदुस्तानियों की मेजॉरिटी रहेगी, और वही चीज़ हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इंडियंस की मेजॉरिटी हो या फिर एटलीस्ट हाफ हो, तो कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों ही जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, दोनों का ही जो नेचर ऑफ वर्क है और एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर दोनों के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाए, और अल्टीमेटली लड़ेंगे कौन? इंडियंस ही लड़ेंगे। नुकसान किसका होगा? इंडियंस का ही होगा, ठीक है, जो कि दो अलग अलग बॉडीज़ के अंदर बैठे होंगे और उनके जो फंक्शन और ड्यूटीज़ हैं उनसे बंधे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी आ गई थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, काउंसिल्स जो थी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्टेड हाफ की बात तो कर रही थी कि हम हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो हैं उन्हें हम चूज़ करेंगे और वो इंडियंस होंगे, ठीक है। लेकिन रिमूवल का प्रोसीजर तो किसी ने पूछा ही नहीं यार कि रिमूव कैसे होंगे। ये इंडियंस की बात तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमें चुनने दो, हमें इलेक्ट करने दो, लेकिन हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के पास उन लोगों को रिमूव करने की, हटाने की जो पावर है वो तो नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ये आई थी कि एक देश के दो बड़े बड़े लोग, मतलब दो बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो थी, ठीक है, एक मुस्लिम लीग के रूप में, एक आईएनसी के रूप में, वो देश के लोगों के लिए क्या कर रही थी? डिसीजंस ले रही थी। अब आईएनसी तो यहाँ पर देखिए 1885 से चल रहा है, आईएनसी को तो तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं काम करते हुए। तो अब कहीं ना कहीं लोकल लोग, यूथ जो था वो अलग अलग तरीक़ों से जुड़ चुका था आईएनसी के साथ, लेकिन मुस्लिम लीग जो था वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या कर रहा था? अपनी बात कर रहा था। मुस्लिम लीग में अभी भी जो डोमिनेंट लोग थे वो थे मुस्लिम अलीट्स। तो जो आम मुस्लिम नागरिक थे उनके जो कंसिड्रेशंस हैं उन्हें सोचा समझा या अपने नज़र में रखा ही नहीं जा रहा था, ठीक है। और लास्टली ये बात भी थी कि यहाँ पर पार्टी एक नहीं हुई है, यहाँ पर दो पार्टीज़ ने अपने अपने मकसदों की वजह से डिसाइड किया कि ठीक है हम इकट्ठे लड़ लेते हैं, ठीक है। डिमांड्स तो हमने अलग अलग भी देनी थी, पर चलो ठीक है, अब हमें रियलाइज़ हो गया कि ब्रिटिश हमारा भी सका तो है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हम इकट्ठे कॉमन डिमांड्स देंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि मुस्लिम लीग अलग अलग डिमांड्स दे देगी, हम तुम्हारे साथ मिलकर डिमांड्स दे देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टू नेशन थ्योरी है उसके जो बीज हैं वो यहाँ पर हमें जो है वो एक तरीके से ज़मीन में डालने का जो काम था वो यहाँ पर इस टाइम ने, इस पैक्ट ने कर दिया था, ठीक है। जब आप अपनी मॉडर्न की बुक देखोगे तो वहाँ पर भी ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी जो थी वो यहाँ से प्रोपाउंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।